नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम के लिए आपके लिए लगातार एमसीक्यूज़ लेके आए हैं। इसमें शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा संबंधित 4 एमसीक्यू क्लासेस आपको दे चुके हैं, जिसमें 50-50 एमसीक्यूज़ कवर किए गए हैं। इसी श्रृंखला के तहत ये 5वीं एमसीक्यू क्लास है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आरंभ करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है। किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे को कैसे पहचाना जा सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अवलोकन के द्वारा, बी बुद्धि परीक्षण द्वारा, सी व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए अवलोकन, बुद्धि परीक्षण और व्यक्तित्व परीक्षण ये सभी किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 8 अप्रैल, बी 1 मई, सी आपको दिया है 8 मई और डी आपको गिवन है 5 जून। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है? तो जो इच्छाएं अधूरी रह जाती है उनका भंडार गृह कहाँ होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इदम, बी अहम, सी परम अहम और डी इदम एवं अहम। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह को इदम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो कोलबर्ग विद्वान ने बताया था कि सही और गलत निर्णय अगर लेते हैं तो उस चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो बताएंगे आप। ऑप्शन ए नैतिक तर्कणा, बी नैतिक यथार्थवाद, सी सहयोग की नैतिकता और डी नैतिक दुविधा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नैतिक तर्कणा। जो चिंतन प्रक्रिया होती है जिसमें सही और गलत का निर्णय लिया जाता है उसे बोलते हैं नैतिक तर्कणा। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम असक्तता वाले बच्चे के बारे में है इसमें। तो आपको बताना है ऑप्शन ए अधिगम असक्तता वाले बच्चों में एक समान दिखाई देने वाले अक्षर और वर्णों में भ्रम होता है। ऐसे बच्चों में दृश्य शब्दों या साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। ऑप्शन सी है बच्चों का मानसिक विकास मंद हो जाता है और डी है बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो दोस्तों अधिगम असक्तता वाले जो बच्चे होते हैं उसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसे बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम सा हो जाता है। अगला प्रश्न है, जिस तरह कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है यह उसके निम्न का उदाहरण है। तो वह किस चीज़ का उदाहरण दे रहा है बताना है। ऑप्शन ए है भावपूर्ण अभिलक्षण, बी संज्ञानात्मक अभिलक्षण, सी व्यक्तिगत अभिलक्षण और डी शिक्षण अभिलक्षण। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है वह उसके संज्ञानात्मक अभिलक्षण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अपराधी बच्चे कौन है? तो आपको इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है जो असामाजिक कार्य करते हैं, बी जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, सी जो कक्षा में अव्वल आते हैं और डी जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपराधी बच्चे वो होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू किया गया है। तो आपको वर्ष बताना है। आपको ऑप्शन दिया है ए 1992, बी 1995, सी 1999 और डी 2016। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 2016, यानी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तर्क संगत चिंतन शब्द निम्न में से संबंधित है। तो आपको बताना है तर्क संगत चिंतन शब्द किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बुद्धि, बी मनोवृत्ति, सी प्रेरणा और डी व्यक्तित्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तर्क संगत चिंतन जो शब्द है वो बुद्धि से डायरेक्ट संबंधित है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा नहीं है। तो आपको इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है कक्षाएं, बी विद्यालय, सी शिक्षक और डी पाठ्यक्रम। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाठ्यक्रम। यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए
मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा में पाठ्यक्रम नहीं आता। मात्रात्मक पूर्वापेक्षा के हिस्से में कक्षाएं, विद्यालय और शिक्षक आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। तो उस क्षमता को क्या कहते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए अभिक्षमता, बी रुचि, सी बुद्धि और डी व्यक्तित्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुद्धि। यानी पर्यावरण को समझना, उसके बारे में सविवेक चिंतन करना और किसी भी चुनौती को सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की जो व्यापक क्षमता होती है वह बुद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा क्या है। इसमें ऑप्शन दिया है, ए इसमें मानकीकृत परीक्षण होता है, बी इसमें डेटा आधारित शिक्षा होती है, सी इसमें कार्य आधारित अधिगम होता है, डी इसमें मानकों पर आधारित पाठ्यक्रम होता है। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है, इसमें कार्य आधारित अधिगम होता है। यानी प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ होगा कार्य आधारित अधिगम। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है। ऑप्शन ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में और डी 5 भागों में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भागों में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन ए मूर्ति संक्रियात्मक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी औपचारिक संक्रियात्मक और डी संवेदी पेशी अवस्था। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पियाजे के अनुसार 7 से 12 साल की उम्र के विकास की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं तो इसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है सारांशित आकलन, बी नैदानिक आकलन, सी अंतरिम आकलन और डी रचनात्मक आकलन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सारांशित आकलन। जब सेमेस्टर एंड हो जाता है और अंत में परीक्षण दिए जाते हैं तो इसे सारांशित आकलन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं दर्शाता है। ऑप्शन ए अधिकारवादी परिवेश, बी अनुमोदक परिवेश, सी आधिकारिक परिवेश और डी असंबद्ध यानी भावनात्मक रूप से ना जुड़ा हुआ परिवेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिकारवादी परिवेश। वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करते हैं उनका परिवेश अधिकारवादी परिवेश दिखाता है। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए संख्यात्मक क्षमता, बी चित्र व्यवस्था, सी समझ और डी मौखिक क्षमता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्र व्यवस्था। प्रदर्शन बुद्धि को चित्र व्यवस्था के द्वारा मापा जा सकता है। इसमें चित्रों के द्वारा अपनी बुद्धि से किसी भी चित्रों के द्वारा किसी चीज को समझाने का प्रयत्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं, ए विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, बी विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, सी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना और डी विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी सेवाएं 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दी जाती है। तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस तरह की हेल्प करना चाहिए। ऑप्शन इसमें दिए हैं, पहला पूरक पोषण, दूसरा अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा, तीसरा परामर्श सेवाएं और चौथा पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए हैं केवल एक, ऑप्शन बी में है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। यानी 6 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं उनके पूरक पोषण का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें बार बार पूरक पोषण देते रहना चाहिए। अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा यानी स्कूल जाने से पहले भी उन्हें कुछ सिखाना चाहिए। परामर्श सेवाएं यानी उन्हें परामर्श देना चाहिए कि ऐसा कर लो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से क्या होगा इत्यादि। और पोषण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा यह भी उन्हें देना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से
किसका बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव में दृढ़ विश्वास था और उसने कहा कि इसे पूरी तरह से आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन आपको इसमें दिए हैं। ए है एडवर्ड थार्नडाइक, बी अल्फ्रेड बिने, सी एडविन बोरिंग और डी रॉबर्ट एच गोडार्ड। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने जो है एक विद्वान है। इन्होंने बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव में इनका बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव के ऊपर दृढ़ विश्वास था और उन्होंने कहा था कि इसे पूरी तरह से आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता। बुद्धि के ऊपर हमेशा सामाजिक प्रभाव बना रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से संबंधित है। ऑप्शन ए सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, बी सीखने के भावात्मक पक्ष से, सी सीखने की क्रियात्मक पक्ष से और डी सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से। तो दोस्तों व्यवहार का संवेगात्मक पहलू जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, सीखने के भावनात्मक पक्ष से। अगला प्रश्न है। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु कितने शब्द सीख जाता है लगभग, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 100 शब्द, बी 60 शब्द, सी 50 शब्द और डी 10 शब्द। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार है लगभग 100 शब्दों तक का हो जाता है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। ऑप्शन ए पड़ोस, बी विद्यालय, सी परिवार और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिवार। परिवार एक सामाजिक संस्था के रूप में होती है और यह परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। अगला प्रश्न है। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय क्या होते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक कारक है, बी कारक है, सी कोई भूमिका नहीं है और डी बहुत कम भूमिका है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कारक है। तो बच्चों के सामाजिकरण का एक कारक के रूप में विद्यालय को देखा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी मनुष्य के बीच बुद्धि का वितरण खालिस्तान नहीं होता। ऑप्शन ए मध्यम, बी समान, सी उपयुक्त, डी एक जैसा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समान नहीं होता। सभी मनुष्य के बीच बुद्धि का वितरण अलग अलग होता है। किस परिवेश से है, किस तरह से उनका बुद्धि विकास हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ऑप्शन ए प्रौढ़ अवस्था के दौरान, बी व्यक्ति के पूरे जीवन में, सी किशोर अवस्था के दौरान और डी पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किशोर अवस्था के दौरान। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किशोर अवस्था के दौरान होता है। इसी अवस्था के दौरान उनमें शारीरिक चेंजेस भी आते हैं और विचार मंथन इत्यादि की शक्ति का विकास भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। संवेगों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्तियों से, बी गत्यात्मक क्रियाओं से, सी पोषण से और डी कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विषाणु जनित रोग का युग्म है। तो आपको इसमें बताना है। ऑप्शन ए दिया है रिंगवॉर्म और एड्स, बी है सामान्य जुकाम और एड्स, सी है पेचिस सामान्य जुकाम और डी है टाइफाइड और क्षय रोग। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य जुकाम और एड्स। ये दोनों जो हैं ये युग्म जो है विषाणु जनित रोग का युग्म होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रयोजनात्मक उपागम, बी प्रगतिशील चिंतन, सी लैंगिक पूर्वाग्रह और डी वैश्विक प्रवृत्तियां। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक पूर्वाग्रह। राज्य स्तर पर एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय अगर लड़कियों को वरीयता दे रहा है, इसका मतलब वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। उनका ये सोचना है कि लड़कियां जो है वो ज़्यादा अच्छा गा सकती हैं लड़कों की तुलना में। अगला प्रश्न देखेंगे। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है। ऑप्शन ए गणितीय विकास से, बी पठन विकास
पठन विकार से, सी व्यवहार संबंधी विकास से, और डी है मानसिक विकास से। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठन विकार। डिसलेक्सिया जो होती है वह जो समस्या है वह पठन विकार से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौशल आधारित स्वास्थ्य शिक्षा जीवन कौशल बच्चों के अनुकूल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूल को शामिल करने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन ए है एनईपी, बी है एनसीएफ, सी है एनसीएफ और डी है डब्ल्यूएचओ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यूएचओ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौशल आधारित स्वास्थ्य शिक्षा जीवन कौशल बच्चों के अनुकूल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले स्कूलों को शामिल करने की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालयी बच्चों के भोजन संबंधी व्यवहार को आकार देने में कौन सा उपाय सहायक हो सकते हैं? ऑप्शन ए, सुनिश्चित करें कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां और दुग्ध उत्पाद मिले। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य पर विभिन्न खाद्य पदार्थों के प्रभाव के बारे में बताना। सी, खानपान की अच्छी आदतें सिखाना। और डी, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। यानी विद्यालयी बच्चों के भोजन संबंधी व्यवहार को आकार देने में सहायक उपाय के रूप में ये तीनों के तीनों ऑप्शन हो सकते हैं कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां, दुग्ध उत्पाद मिलते रहे, स्वास्थ्य पर विभिन्न खाद्य पदार्थों के प्रभाव के बारे में उनको जानकारी मिलते रहे, खान पान की अच्छी आदतें उन्हें बार बार सिखाई जाए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ऑप्शन ए है 2010, बी 2011, सी 2012 और डी 2013। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी है 2012। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 में बना। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य, बीमारी और स्वास्थ्य के पर्यावरणीय निर्धारणों की अवधारणाओं को किस रूप में शामिल करना चाहिए? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए है प्राथमिक कक्षाओं से अनुभवात्मक अधिगम, बी पाठ, सी केवल माध्यमिक स्तर पर और डी शारीरिक गतिविधियां। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक कक्षाओं से अनुभवात्मक अधिगम। अगला प्रश्न देखेंगे, समावेशी शिक्षा का विषय क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन है ए आदिवासी बच्चे, बी घुमंतु बच्चे, सी केवल कामकाजी महिलाओं के बच्चे और डी गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे। तो दोस्तों इसमें समावेशी विकास का शिक्षा का विषय क्षेत्र में शामिल नहीं होगा, केवल कामकाजी महिलाओं के बच्चे। समावेशी विकास में सभी प्रकार के बच्चों को शामिल करना है, जिससे शिक्षा और पोषण संबंधित उनकी समस्याओं का निराकरण करना है। इसमें आदिवासी बच्चे, घुमंतु बच्चे और गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे और साथ में कामकाजी महिलाओं के बच्चे भी शामिल होंगे, लेकिन केवल शब्द यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए इसका जो विषय क्षेत्र केवल कामकाजी महिलाओं वाला आंसर जो होगा वो आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चरित्र का विकास होता है। ऑप्शन ए इच्छा शक्ति के द्वारा, बी बर्ताव द्वारा, सी नैतिकता द्वारा और डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। यानी इच्छा शक्ति, बर्ताव और नैतिकता, इन सभी के द्वारा चरित्र का विकास होता है। क्षमा चाहेंगे। HIV एक है, तो HIV क्या है बताना है। ऑप्शन ए है लेंट वायरस, बी कैप्रीपॉक्स वायरस, सी गैली वायरस और डी पेपिलोमा वायरस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेंट वायरस। HIV एक लेंट वायरस का प्रकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, NACO का पूर्ण रूप है, यानी नेको का पूर्ण रूप बताना है। ऑप्शन ए है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, बी नेशनल अल्कोहल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सी नेशनल एंटी कैंसर ऑर्गेनाइजेशन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। NACO नेको जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव कर, को कहा जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम और डी आकस्मिक अधिगम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आएगा सामाजिक अधिगम। इसमें पूछा है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव कर, तो वो कहलाता है सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है,
शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, ए श्रवण बाधितों के लिए, बी अस्थि बाधितों के लिए, सी प्रतिभाशाली बालकों के लिए और डी दृष्टि बाधितों के लिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती किसी भी प्रतिभाशाली बालकों को, क्योंकि वो किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन ए मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, बी कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से, सी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से और डी पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विशेष शिक्षा का तात्पर्य यहाँ पर पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से है। अगला प्रश्न है, ICDS योजना के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा किन आयु की महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है। तो आपको बताना है ICDS योजना के तहत किन महिलाओं को टारगेट किया जाता है। ऑप्शन ए 16 से 40 वर्ष, बी 15 से 45 वर्ष, सी 16 से 45 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 से 40 वर्ष। ICDS योजना के अंतर्गत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा जो होती है वो 16 से 40 वर्ष की महिलाओं को टारगेट करके उनके लिए प्रावधान बनाए जाते हैं और उन्हें इस संबंध में स्वास्थ्य अच्छा दिया जाता है और पोषण संबंधित जो भी एक्टिविटीज होती है वो की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी कि पीर ग्रुप से के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन ए पूर्व बाल्य अवस्था, बी बाल्य अवस्था, सी किशोर अवस्था और डी प्रौढ़ अवस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की उम्र में जो बच्चे होते हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 45 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए केंद्रीय विश्वविद्यालयों से, बी राज्यों की उच्च शिक्षा से, सी अनिवार्य निःशुल्क या सार्वभौमिक शिक्षा से और डी माध्यमिक शिक्षा से। तो दोस्तों अनुच्छेद 45 के बारे में आप जानते हैं, यह अनिवार्य एवं निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती। ऑप्शन ए पूरक भोजन, बी टीकाकरण, सी बच्चों को मुफ्त किताबें और स्कूल ड्रेस का वितरण और डी 3 से 6 साल के बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों को मुफ्त किताबें और स्कूल के ड्रेस का वितरण इसमें शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त पूरक भोजन, टीकाकरण और 3 से 6 साल के बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा ये दी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। ऑप्शन ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके और डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे करके। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके उनके नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रवण बाधित शिक्षण के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए चित्र, बी मॉडल, सी मानचित्र और डी ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी श्रवण बाधित शिक्षक के लिए शिक्षण के लिए चित्र, मॉडल और मानचित्र ये सभी जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। आपको ऑप्शन से यहाँ पे दे रखे हैं। ए है अभिभावक एवं अध्यापक, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण, सी वंशानुक्रम एवं वातावरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण। मानव विकास जो होता है वो इन दोनों का ही योगदानों का परिणाम होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का लक्षण है। ऑप्शन ए बुखार, बी सूजी हुई लसिका ग्रंथि, सी थकान और डी उपरोक्त के सभी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इसमें बुखार, सूजी हुई लसिका ग्रंथियां, थकान ये सभी चीज होने लगती हैं। अगला प्रश्न है, CWSN का अर्थ है।
ऑप्शन ए मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, बी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, सी मृदु आवश्यकता वाले बच्चे और डी एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN का अर्थ है मजबूत आवश्यकता वाले बच्चों से। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था और निश्चित ही आपने इसे एंजॉय किया होगा। इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं हम आपके लिए डेली लेकर आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। कल फिर से हम उपस्थित होंगे इसी समय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।